सभी को प्रणाम। डे 46 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, उसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। शीर्षक है माताएं शिशुओं को स्तनपान कराने में संकोच न करें। तो हम लोगों ने ये अभी तक स्वाध्याय में समझा कि अगर स्तनपान कोई माँ नहीं करा रही है तो इसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि माँ की कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं होती है, मतलब कोई जेन्युइन कारण ऐसा नहीं होता है जिससे बच्चे को इस अमृत तुल्य दूध से वंचित किया जा सके। और इसका दुष्परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं, वो बात अलग है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी कारणवश माँ नहीं पिला पाती है तब बच्चे को बाहरी दूध दें या फिर किसी तरह का और प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कोई ऐसा ही अकारण उसके इस स्तनपान से वंचित ना करें। इसके क्या क्या लाभ है वो हम लोगों ने पढ़ा और इससे क्या क्या दुष्प्रभाव माँ और बच्चे पे पड़ते हैं, ये सब भी हमने इस स्वाध्याय में, पिछले स्वाध्याय में देखा। आगे उसी में है, बच्चे को दूध पिलाने पर माता घाटे में रहती है। यह शिक्षित कहे जाने वाले लोगों का अंधविश्वास ही है। नहीं पिलाने से माता और संतान दोनों को दोहरी हानि उठानी पड़ती है। वस्तु स्थिति को यदि समझा जा सके तो इस निरर्थक अवरोध में बढ़ता हुआ उत्साह घट सकेगा और उससे जननी तथा शिशु दोनों को ही लाभ मिलेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान के क्लिनिकल विभाग की अध्यक्षता डॉक्टर विनोदिनी रेड्डी ने जानकारी दी है कि संस्थान के अध्ययन से पता चला है कि शिशु के लिए मां का दूध पोषक तो होता ही है, साथ ही वो संक्रमण से भी बच्चे की रक्षा करता है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि भारत में कुछ इलाकों में जो यह भ्रांति फैली है कि नवजात शिशु को पहले 3 दिन मां का दूध नहीं दिया जाना चाहिए, वह भी निराधार है। परीक्षणों से यही तथ्य प्रकाश में आया है कि पहले 3 दिन के दूध में संक्रमण से बच्चे की रक्षा करने वाले तत्व सबसे अधिक होते हैं। कैसे कैसे भ्रांतियां होती है। और देखो तो मतलब लगता है प्रकृति के प्रति नतमस्तक हो जाओ। हम लोग जितने ही नहीं सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रकृति हमें अपेक्षा से भी ज़्यादा देती है। और देखो यहाँ धरती पर अगर किसी नवजात को लाते हैं या किसी जीव को लाते हैं भगवान, तो उसके लिए सारी व्यवस्था कर चुके होते हैं। एक हम ही है जो बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के में घिरना चाहते हैं या फिर महत्वाकांक्षाएं हमारी बढ़ जाती है, तो हमारे प्रकृति की दी और हमें जो दी गई है उससे वो हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम में ही ये दोष है। तो देखो कितना अच्छा बताया गया है कि नवजात शिशु को भ्रांति है कि पहले 3 दिन दूध नहीं दिया जाए, जबकि ये निराधार है। परीक्षणों से पता चला है कि पहले 3 दिन के दूध में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और जो बच्चे के संक्रमण से रक्षा करते हैं, उसके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता वो 3 दिन पहले 3 दिन में रखते हैं, वो अन्य दिनों में नहीं होते हैं। और ये सबसे अधिक उस समय वो तत्व उसमें पाए जाते हैं जो बच्चे को संक्रमण से रक्षा करती है। परीक्षण से यह भी पता चला है कि न्यायशील प्रकृति के इस अनुपम अनुदान में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता। माँ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करती हो या नहीं, किंतु उसके दूध में संक्रमण निरोधक तत्व अवश्य पाए रहते हैं। संस्थान ने गरीब तथा अमीर दोनों वर्ग की 300 माताओं के दूध की जांच कर पाया, उनमें संक्रमण रोधी तत्व एक जैसे थे। यहाँ बताया जा रहा है कि माँ यदि अच्छे पोषक तत्व लेती है कि नहीं लेती है, लेकिन ये जो प्रकृति ने अनुदान के रूप में प्रथम 3 दिन में संक्रमण को मतलब बच्चे को संक्रमित होने से बचाने के लिए जो तत्व उपलब्ध कराते हैं, वो सब माँ को, जो वैसे सभी माँ को ये उपलब्ध कराते हैं जो माँ बनती है, वैसी सभी माँ को जो मतलब तुरंत बच्चे को जन्म देते हैं। और उनके जो 3 दिन के दूध के जो महत्व और उसमें जो तत्व होते हैं वो सभी माँ में होते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने यह भी जानकारी दी कि बोतल द्वारा दिए जाने वाले दूध में बाहरी रोगाणुओं के द्वारा संदूषण की अधिक संभावना रहती है। यह पाया गया है कि माँ का दूध चुरा देने के बाद बच्चे को संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है और संक्रमण की उस स्थिति में यदि पुनः माँ का दूध दिया जाने लगे तो लाभ पहुँचता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बाहरी दूध हम बच्चे को तो देते हैं लेकिन उसमें इन्फेक्शन की ज़्यादा डर होती है। अब माँ का दूध छुड़ा देने के बाद बच्चे और संक्रमित होने की उनमें संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि बच्चा संक्रमित भी हो और माँ का दूध अगर हम देते हैं तो वो और ज़्यादा उसके लिए उस समय लाभ पहुँचाता है। यद्यपि माँ के दूध में संक्रमण रोधक तत्वों का उनके आहार से विशेष संबंध नहीं होता, किंतु पोषक आहार ग्रहण न कर पाने पर अन्य पोषक तत्वों की कमी अवश्य रह जाती है। खासकर बी वर्ग के विटामिनों की तथा अस्थि निर्माण करने वाले खनिज तत्वों की ऐसी स्थिति में कमी हो जाती है। ऐसे पोषक आहार से वंचित नारियों की तुलना में गाय के दूध में अस्थि निर्माण करने वाले खनिज द्रव्यों तथा बी वर्ग के विटामिनों की प्रचुरता रहती है।
किंतु उसमें दूसरे तत्व उतने नहीं रहते और बोतल द्वारा दिए जाने पर संदूषण का खतरा भी बना रहता है। जबकि माता के दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, वसा, शर्करा, जल आदि पदार्थ तो पर्याप्त मात्रा में होते ही हैं। कुछ अन्य ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अमाशय के रस के साथ घुल मिल जाते हैं तथा दूध का पचना सरल बना देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि माँ का दूध तो संक्रमण रोधक तत्वों से भरपूर है ही, और उनके जो पोषक तत्वों की कमी रह भी जाती है तो वो जो है माँ के दूध उसको पूर्ण कर देते हैं, खास करके बी वर्ग के विटामिनों की तथा अस्थि निर्माण करने वाले खनिज तत्वों की ऐसी स्थिति में कमी हो जाती है तो भी ऐसे पोषक आहार से वंचित नारियों की तुलना में गाय के दूध में अस्थि निर्माण करने वाली खनिज तत्वों और बी वर्ग के विटामिनों की प्रचुरता रहती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ के दूध के बाद गाय के दूध सबसे सर्वोत्तम होते हैं। ये तत्व प्रकृति में कहीं भी अन्यत्र नहीं पाए जाते सिवाय दूध का स्राव करने वाले स्तनों के। दूध पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त हो, इसके लिए माताओं के भोजन में प्रोटीन तथा विटामिन बी तत्वों वाले पदार्थ की प्रचुरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खोजों से यह भी ज्ञात हुआ है कि शिशु का पाचन संस्थान जन्म के बाद ही सक्रिय होता है, पहले वह निष्क्रिय रहा आता है और गर्भ में वह अपने शरीर की धातुओं के द्वारा ही माँ से पोषण प्राप्त करता रहता है। अतः बच्चे के जन्म लेने के कुछ ही घंटों बाद उसे जन्म घुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की आंतों की स्लेमेसिक कला पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। बच्चे की आंतों में सर्वप्रथम माँ का दूध ही पहुंचना चाहिए, वो भी जन्म के 24 घंटे बाद, क्योंकि तब तक चारों ओर की उत्तेजना तथा शोरगुल का वातावरण समाप्त होकर शांति छा जाती है। शिशु को प्रथम आहार देते समय वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे जन्म लिए उसके तुरंत उसको दूध दो, उसके लिए मतलब वातावरण के शांत होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर देना चाहिए या फिर 24 घंटे के बाद, क्योंकि बच्चे की आंतों में जो स्लेमेसिक करके कुछ तत्व होते हैं वो उत्तेजक वो होने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे प्रथम आहार देते हैं वातावरण का भी जब उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहा जाता है माँ भी बच्चे को दूध जब पिलाए तो शांत चित्त होकर पिलाए, उसका भी भावनात्मक असर पड़ता है। और जब बच्चे माँ को दूध पिलाए तो एकांत में जाकर शांति से पिलाए। माँ के दूध भरसक तो बच्चे को स्तनपान ही कराना चाहिए। यदि दूध पर्याप्त नहीं होता हो तो स्वस्थ गाय के दूध, शुद्ध दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। माता के दूध के बाद गौ माता का दूध ही सर्वोत्तम होता है। दूध बासी या बहुत देर का दुहा हुआ न हो, और या तो दूध के बराबर ही पानी मिलाया लिया जाए या फिर 2 भाग में दूध और 1 भाग पानी रहे। दूध में थोड़ी सी दुग्ध शर्करा डालकर थोड़ा गर्म कर पिलाना चाहिए। बोतल से दूध पीने वाले शिशु के लिए प्रातःकाल थोड़े तरकारी के रस या फल के रस का प्रबंध हो सके तो उत्तम। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बच्चा अगर मतलब बच्चे की ज़रूरत हो तो उसे गाय का दूध दे, लेकिन उसमें भी काफ़ी एहतियात बरते और दूध ताज़ा हो और मतलब उसको गर्म किया हुआ हो। उसको ऐसा ही नहीं है कि बासी दूध उसे हम पिला दें। माँ के दूध और गाय के दूध में पाचन की दृष्टि से भी विशेष अंतर होता है। माँ के दूध में जो एल्बुमिन पाई जाती है वह जल्द नहीं जमती, जबकि गाय के दूध की एल्बुमिन जल्द जम जाती है। गाय के दूध की एल्बुमिन बड़ी बड़ी फुटकियों या थक्कों के रूप में जमती है और देर से पचती है। माँ के दूध की एल्बुमिन छोटी छोटी फुटकियों में जमती है और सहज सुपाच्य होती है। बोतल से दूध देना अनिवार्य लगे तो बोतल की सफाई पर सदैव पूरा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रयोग के बाद बोतल को धोकर साफ कर लिया जाए और उसमें धूप में खड़ा कर दिया जाए। बोतल की भली भांति धुलाई सोडा, भीम आदि से अवश्य की जानी चाहिए। अधिक अच्छा हो कि 1 से अधिक बोतल रखी जाए ताकि सफाई के लिए समय मिल सके। टोटी की सफाई का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। और प्राय हम देखते भी जो बच्चे दूध बोतल से पिया करते हैं तो उनके बोतल को पानी में खौलाया जाना चाहिए, उसके सफाई पे पूर्ण ध्यान देना चाहिए। 1 से अधिक बोतल रखल जाना चाहिए। यूँ जहाँ तक संभव हो कम से कम 9 माह से 1 वर्ष तक माताएं बच्चे को स्तनपान ही कराएं। जो बच्चे स्टेरलाइज दूध के आधार पर रखे जाते हैं वे रोगाणुओं के प्रभाव से तो माँ के दूध के उपयोग की तरह ही सुरक्षित रहे आते हैं, किंतु उन्हें स्तन के दूध से मिलने वाले उन स्वास्थ्यवर्धक जीवाणुओं से वंचित रहना पड़ता है जो आंत में एक विशेष हलचल उत्पन्न कर एक प्रकार का विटामिन पैदा करते हैं। यह विटामिन शरीर में रोग निरोध की शक्ति उत्पन्न करता है। स्टेरलाइज दूध पर पले बच्चे इस शक्तिप्रद विटामिन से वंचित रह जाते हैं और आगे चल के उनके स्वास्थ्य को इससे क्षति पहुंचती है।
मतलब देखा जाए तो कितना मतलब कितनी बड़ी बात है कि माँ के दूध को ऐसा ही अमृत नहीं कहा गया है। अगर माँ के दूध से किसी कारण से बच्चा वंचित रह जाता है तो स्वास्थ्यवर्धक जीवाणुओं से जो उसको वंचित रहना पड़ता है, और जो शरीर में एक हलचल पैदा करती है माँ के दूध से, जो विटामिन अंदर रोग निरोधक शक्ति पैदा करती है, वो अगर बच्चे स्टेरलाइज दूध पे पले होते हैं उनमें ये शक्ति प्रद विटामिन से वो वंचित रह जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि माँ के दूध के हर घूंट के साथ मातृ प्रेम का जो अद्वितीय मिश्रण रहता है वह प्रत्येक घूंट को अमृत भरा ही बना देता है। इससे अधिक लाभदायक कोई आहार शिशु के लिए दुनिया में मिल पाना संभव नहीं है। जहाँ तक स्तनपान से स्तनों के बहुत लटक जाने और सौंदर्य समाप्त होने की बात है, ऐसा पान कराने से नहीं अपितु प्रसव उपरांत आवश्यक आहार न पाने से होता है। शिशु का पोषक तत्व मात्र खाद्य पदार्थ नहीं अपितु वह प्राण रस ही है जो माँ के दूध की हर बूंद में घुला रहता है। उससे शिशु को वंचित रखकर माताएं अपने ही लाडले या लाडली के साथ तो अन्याय करती ही हैं, स्वयं के साथ भी घाटे वाले कार्य ही करती हैं, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार दूसरे को प्राण से अनुदान देने से स्वयं को भी प्रकृति के अक्षय कोष से उपहार अवश्य मिलता है। और सही में हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा भी था कि माँ अगर बच्चे को दूध से वंचित रखती है, अपने स्तनपान से वंचित रखती है, तो माँ भी घाटे में रहती है और बच्चे तो घाटे में रहता ही है, क्योंकि माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो डिम का निर्माण नहीं होती है। माँ ये एक तरह से गर्भ निरोधक का काम करता है। फिर प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो माँ के अंदर वो गतिशील होते हैं, लेकिन बच्चा को जब दूध पिलाना माँ बंद कर देती है या नहीं पिलाती है तो इस प्रोजेस्टेरोन नाम के जो तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो भी सक्रिय होना बंद हो जाते हैं। और वही वक्ष कैंसर और क्या क्या मतलब साइंटिफिक ढंग से देखा जाए तो कई तरह के हानिकारक हमारे विषैली तत्व हमारे शरीर में जमने लगती है, जो आगे चल के वक्ष कैंसर का भी असर डालते हैं और बच्चे में भी प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है। तो इसलिए माँ स्तनपान कराने से अपने बच्चे को वंचित ना करें, हर हाल में इसको प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, और अपने आने वाली भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के अंतर्गत उसके स्वास्थ्यवर्धक इस बचपन में ही, जो जैसे ही नवजात शिशु धरती पे आते हैं उसके बाद जो ये अमृतुल्य दूध की जरूरत पड़ती है, किसी भी कारण से किसी भी वजह से मतलब इसको हम लोग उस बच्चे को, अपनी भावी पीढ़ी को इससे वंचित ना करें, उस नवजात को वंचित करके अन्याय उसके साथ ना करें। हम अपने कर्तव्य को निभाएं, प्रकृति ने दी है तो उसे भरपूर लुटाएं, अपने बच्चे पर लौटाएं और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इससे हमारे देश के लिए एक स्वस्थ हम कह सकते हैं श्रेष्ठ नागरिक मिलेंगे। यही है भावी पीढ़ी, तो जिसकी शुरुआत माँ के स्तनपान से ही होती है, क्योंकि आहार मिलेंगे जैसे वैसे ही बच्चे के विचार भी बनेंगे। प्रणाम सभी को। आज ये टॉपिक समाप्त हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।